हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के बीच अंतर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, कि जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के संविधानों का, उससे संबंधित संस्थाओं का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया जाए, उसे हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो दो वर्ड हमारे सामने आज की इसमें सामने दिखाई दे रहे हैं, तुलनात्मक शासन, कंपैरेटिव गवर्नमेंट जिसे अंग्रेजी में कहा गया है, और तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिसे कहा गया है। तो नॉर्मली ये दोनों वर्ड्स एक ही मीनिंग के तौर पर यूज़ कर लिए जाते हैं, जबकि हमारे विषय में पॉलिटिकल साइंस में इनका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है। तो इसके अंतर को देखने की कोशिश करते हैं। सामान्यतया तुलनात्मक राजनीति को ही तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार का पर्याय सिनोनिम समझ लिया जाता है। दोनों का ही संबंध राजनीति से होने के कारण इनका एक दूसरे के लिए अदल बदल कर प्रयोग करना स्वाभाविक है। कभी हम तुलनात्मक शासन का जहाँ जिक्र हो रहा होता है वहाँ पर हम तुलनात्मक राजनीति बोल देते हैं, और जहाँ पर तुलनात्मक राजनीति का जिक्र हो रहा होता है वहाँ पर हम तुलनात्मक शासन बोल देते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति को अलग अलग माना गया है एवं इनका अलग अलग अर्थ बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुलनात्मक शासन, या जिसे दूसरा नाम दिया गया है तुलनात्मक सरकार, और उसे अंग्रेजी में एक वर्ड दिया गया है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ये क्या है? तुलनात्मक शासन क्या है? जिसके अंतर्गत राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का ही मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। अब ये औपचारिक संस्थाएं, उसे हम तुलनात्मक सरकार या कंपैरेटिव गवर्नमेंट का नाम देते हैं। मीन्स कि औपचारिक संस्थाएं क्या? राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाएं। राज्य से मतलब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर राज्य से मतलब किसी यूपी, उत्तराखंड या बिहार इस टाइप के राज्य से नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य से मतलब, स्टेट से मतलब एक ऐसे कॉन्सेप्ट से होता है जिसके कि 4 तत्व होते हैं, जो कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक राज्य का दर्जा मिलने के लिए ज़रूरी है कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, इस तरीके से फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाएं क्या हैं? औपचारिक संस्थाएं उस राज्य के अंदर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, संस्थाओं के बारे में जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि राज्य से संबंधित संस्थाएं हैं कार्यपालिका से संबंधित। कार्यपालिका अर्थात आपका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर दोनों। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कहा जाता है, और उसी को ही आसान शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो काम राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर यानी कि संसद, किसी भी देश की संसद, या हम राजनीति विज्ञान की भाषा में कहें देश से मतलब राज्य से मतलब राज्य या देश एक ही बात है। तो व्यवस्थापिका यानी कि किसी भी राज्य की संसद। और तीसरी जो इंस्टीट्यूशन है वो है न्यायपालिका, या फिर हम उसको कहते हैं जुडिशरी, और जिसको हम आसान शब्दों में समझने के लिए कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो जो ये संस्थाएं कार्य करती हैं उनका जो तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं वो हम तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक सरकार या फिर कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल व दबाव समूहों का, प्रेशर ग्रुप्स का अध्ययन हर राज्य में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। इनके कारण इनका अध्ययन भी हमारी तुलनात्मक सरकारों में ही शामिल किया जाने लगा है।
मतलब कि हम किसी भी राज्य की जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री जो कार्य करते हैं, संसद के अंतर्गत जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं, उन सब कार्यों को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सरकारें ना बने। और सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी तभी कोई देश की सरकार कार्य कर पाएगी। इसी तरह दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, वो दबाव समूह जो कि राजनीतिक दल की तरह सरकार में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन सरकार पर अपनी मांगों के माध्यम से अपनी डिमांड करके उनके ऊपर उन मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाने का जो काम करते हैं। तो उन ग्रुप्स के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो भी आपकी तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत, तुलनात्मक शासन के अंतर्गत, यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके साथ साथ एक बात और बतानी ज़रूरी है कि जो ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडी, परंपरागत अध्ययन। मतलब पहले टाइम से जो कोई काम किया जाता रहा है, पुराने टाइम से हम कोई काम कर रहे हैं और जो कि आज भी हम कर रहे हैं, वो जो एक पुराना तरीका किसी काम को करने का। लेकिन जो दूसरा हम लेते हैं तुलनात्मक राजनीति, द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसको अंग्रेजी में नाम दिया गया है, वो इससे थोड़ा सा अलग है। तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक सरकार, वो चीज़ें जो कि हम तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत पढ़ते हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो भी आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तुलनात्मक राजनीति में शामिल होती हैं। इसके साथ ही गैर राज्य राजनीति, नॉन स्टेट पॉलिटिक्स, ग्रुप्स, कबीले, कम्युनिटीज़, समुदाय, वैयक्तिक संघों, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस आदि की राजनीति का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत हम केवल सरकार के विभिन्न देशों के संविधानों का ही तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम एक तरीके से हम कहें कि ये आपका चीज़ों को, सरकार के कार्यों को, काम करने के तरीक़ों को, उसके बिहेवियर को समझने का हमारा आधुनिक तरीका है। कोई काम हम पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से करते हैं तो वो केवल हम उसमें तुलना करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक आधुनिक तरीका है जिसमें हम ना केवल तुलना करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उनको कंपैरिजन करने के साथ साथ उन गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाने वाले उनके पॉलिटिकल बिहेवियर का भी हम कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत करते हैं। और इसमें जो बात कही गई है कि गैर राज्य राजनीति, नॉन स्टेट पॉलिटिक्स, मतलब आज के टाइम में जिन चीज़ों का संबंध आपके स्टेट के पॉलिटिक्स से नहीं भी है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी पॉलिटिक्स पर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक ग्रुप रहता है आपके स्टेट के अंदर, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका संबंध आपकी सरकार से सीधे सीधे नहीं है। कुछ कम्युनिटीज़, कुछ ग्रुप्स, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, ग्रुप्स में हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, छात्र समुदाय, छात्र वर्ग, उससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है जिसको हम नाम देते हैं छात्र राजनीति, सीधे सीधे उसका संबंध आपकी सरकार से नहीं है, लेकिन हम उस पॉलिटिक्स का अध्ययन भी आपकी तुलनात्मक राजनीति में आता है। या कोई अलग समुदाय है, कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई जाति से रिलेटेड कोई ऐसी कम्युनिटी है, जैसे कि हम कहें ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, जो हमारा जो सोसाइटी है जो कि वर्ण पर आधारित है कि हमारे समाज में
4 वर्णों में विभाजित रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरह की कम्युनिटीज़ में जो बिहेवियर किया जाता है, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन सब का अध्ययन भी आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है। वैयक्तिक संघों, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, जो हम अलग अलग हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जितनी कम्युनिटीज़ होती हैं, जितने वर्ग होते हैं, जैसे हम कहें महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, तो उस वर्ग से रिलेटेड एक कॉन्शियसनेस पाई जाती है, क्लास कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, वर्ग चेतना। मतलब हर वर्ग अपने कम्युनिटी के लिए, अपने ग्रुप के लिए अवेयर रहता है, जागरूक रहता है कि इस, जैसे कि महिलाएं, अगर कहीं पर महिलाओं की बात हो रही होती है तो महिलाएं एक ग्रुप बना लेती हैं कि ये महिलाओं के कल्याण के लिए ये काम होना चाहिए। तो एक वर्ग चेतना होती है कि अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करते हैं। तो इस तरीके का जो ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन सब की राजनीति का अध्ययन भी आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता, टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर के अध्ययन से संबंधित है। मतलब अगर हम किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो हम केवल कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस कंपैरिजन से आगे बढ़कर हम किस तरीके से गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, किस तरीके से वो डिसीजंस ले रही हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए उस पर उसकी कार्य करने का क्या तरीका है, उसकी कार्यशैली कैसी है, और सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं, उससे किनको फ़ायदा मिल रहा है, कितने % मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, उसका कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे हैं। तो दैट इज़, इसको हम कह रहे हैं टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। मतलब तुलनात्मक सरकार में जहां हम केवल एक देश के संविधान का दूसरे देश के संविधान से केवल कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या कर रहे हैं कि वो कंपैरिजन तो हम कर ही रहे हैं, एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से, एक देश के संविधान का दूसरे देश के संविधान से कंपैरिजन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ डे टू डे पॉलिटिक्स में, बदलती हुई राजनीति में विभिन्न देशों की सरकारें अलग अलग परिस्थितियों में किस तरीके से वो डिसीजंस ले रही हैं, किन परिस्थितियों में वो काम कर रही हैं, और किस तरीके उनकी कार्यशैली किस तरीके की है, इन सब का भी तुलनात्मक अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसको कि हमने एक नाम दिया है राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता, टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें सरकारों व राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो शामिल ही है ही, इसके साथ साथ उन प्रभावों व प्रक्रियाओं का अध्ययन भी शामिल है जिससे सरकारों का व्यवहार बनता, बिगड़ता व प्रभावित होता है। मतलब एक देश के संबंध दूसरे देश के संबंध निर्धारित होते हैं। जैसे हम कहें भारत पाकिस्तान के संबंध, हमारे काम करने का तरीका, पाकिस्तान की सरकार किस तरीके से निर्णय ले रही है, उसका तुलनात्मक अध्ययन, अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री के साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं, क्या वो हमारी सरकार के कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनका कंपैरेटिव स्टडी है ना। तो इन्हीं चीज़ों से सरकारों का व्यवहार बनता और बिगड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुलनात्मक शासन जो है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है, उसका संबंध आपके ट्रेडिशनल स्टडी से है, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव स्टडी से है, जिसमें हम केवल कंपैरिजन करते हैं दो देशों के या उससे अधिक देशों के संविधानों के बीच में, जबकि तुलनात्मक राजनीति का संबंध इन देशों के संविधानों के कंपैरिजन होने के साथ साथ उन सरकारों के बीच में आपसी व्यवहार, आपसी संबंध से संबंधित भी है, और जिससे कि उनके आपसी संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट या तुलनात्मक शासन का जो विषय क्षेत्र है, उसका जो स्कोप है वो परंपरागत है, कम है, संकुचित है, जबकि किसके कंपैरिजन में, तुलनात्मक राजनीति के कंपैरिजन में। तो इसको अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है,
तो उस बीच के अंतर को समझाने के लिए हम एक पेपर पर उसके दो हिस्से कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ये किए हैं। और इसमें एक तरफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक शासन, और दूसरी तरफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। इसके बीच के अंतर को हम पॉइंट वाइज समझा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है, तुलनात्मक शासन शब्द परंपरागत अध्ययन की ओर संकेत करता है। जैसे कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसमें हम ट्रेडिशनल स्टडी ही करते हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडी। परंपरागत अध्ययन मतलब पुराने तरीके से कि भाई एक देश का संविधान है और उसका दूसरे देश के संविधान से हम केवल तुलना कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना हम कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री से, इस तरीके की तुलना, या भारतीय संसद की तुलना, भारत की लोकसभा की तुलना इसको अमेरिका की सीनेट से करना, या अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ की संसद से करना, है ना। इस तरीके के अध्ययन को हम कहते हैं परंपरागत अध्ययन, जिसका संबंध तुलनात्मक शासन से है। जबकि इसके ऑपोजिट तुलनात्मक राजनीति में, तुलनात्मक राजनीति शब्द आधुनिक अध्ययन की ओर संकेत करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंडिकेट्स टुवर्ड्स मॉडर्न मेथड ऑफ स्टडी, क्योंकि इसका संबंध, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इसका संबंध आपकी वर्तमान की आधुनिक राजनीति से है। ये अध्ययन करने का हमारा आधुनिक तरीका है, जिसमें परंपरागत भी इंक्लूड है, प्लस आजकल की जो अलग अलग सरकारें अपना जो पॉलिटिकल बिहेवियर दर्शाती हैं एक दूसरे के साथ, जो विदेश नीति या हमारे वैदेशिक संबंध निर्धारित होते हैं, उनसे संबंधित व्यवहार भी इसमें शामिल होता है। नंबर 2 पॉइंट है, तुलनात्मक शासन का अध्ययन क्षेत्र सीमित व संकुचित है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड एंड नैरो। ये आप इतना तो समझ ही गए होंगे अब तक कि जिसमें कि हम केवल ट्रेडिशनल मेथड को ही, परंपरागत अध्ययन की ओर ही हम इसमें कर रहे हैं, केवल हम संविधानों का ही केवल कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तुलना ही कर रहे हैं, तो इसको हम सीमित कर देते हैं एक लिमिट तक कि इससे आगे नहीं। जबकि तुलनात्मक राजनीति में नंबर 2 पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है और गतिशील है। व्यापक किसके कंपैरिजन में? कंपैरेटिव गवर्नमेंट के, तुलनात्मक शासन के कंपैरिजन में। और इसका क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र व्यापक है व गतिशील है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब एक जगह स्टेबल नहीं है कि हमने बस 2 देशों के संविधानों का तुलना कर दी और हमारा अध्ययन ख़त्म हो गया। जबकि इसमें क्या है, डे टू डे जो आपके पॉलिटिक्स में अलग अलग देशों की जो राजनीति है, जिसको कि हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, समसामयिक राजनीति में जो भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को भी हमें तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ही इसका अध्ययन हम करते हैं। इसलिए इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो वाइड है और डायनामिक है। नंबर 3 पॉइंट है, यह शासन प्रणालियों के कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत दोनों के संस्थागत ढांचों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देता है। इट एम्फेसाइज ऑन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले तो आपके लिए समझना ज़रूरी है, आप नए स्टूडेंट्स हैं, शासन प्रणालियाँ क्या होती हैं। ये सब चीज़ें हम आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आगे जो पढ़ेंगे सिलेबस में, उसमें सारा डिटेल में आएगा कि अलग अलग कोई भी देश किसी न किसी शासन प्रणाली से चलता है। संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, हर देश के लिए अपनाना ज़रूरी होता है कि वो किसी एक शासन करने के तरीके को अपनाए। तो उन सब का कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन कि अलग अलग देश अलग अलग पैटर्न को, अलग अलग कहें कि सरकार चलाने के तरीक़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कहें उदाहरण के लिए कि सरकार चलाने का संसदात्मक तरीका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है इंग्लैंड, जहाँ पर कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
काम करती है, सरकार चलाने का संसदात्मक तरीका अपनाया जाता है। इसी तरह हम एग्जाम्पल के लिए लें कि अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर कि बिल्कुल इंग्लैंड के विपरीत सरकार चलाने का तरीका अपनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार चलाने का अध्यक्षात्मक तरीका, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इनका कानूनी, लीगल, संवैधानिक तरीका और संस्थागत ढांचों कि उसमें किस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री फॉर्म में किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में किस तरीके से होता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन पर ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट जोर देता है। इट एम्फेसाइजेज ऑन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। जबकि इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। यानी कि इसमें हम संवैधानिक, कानूनी और संस्थागत ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन तो करते ही हैं शासन प्रणालियों का, इसके साथ साथ वर्तमान में जो विभिन्न सरकारें व्यवहार करती हैं एक दूसरे के साथ, संस्थागत रूप से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो कार्य करती हैं, उन सब का अध्ययन आपके तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। इसीलिए कहा गया है कि इट कंसर्न्स विद द टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और फोर्थ लास्ट पॉइंट है तुलनात्मक शासन राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन है। मतलब कंपैरेटिव स्टडी में, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे कि पहले जब शुरुआत हुई राजनीति की, जब इसमें कंपैरिजन किया जाता था, अरस्तु के समय में जो कंपैरिजन किया गया कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का सरकारें काम कर रही हैं, सरकार चलाने का अलग अलग तरीका, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। तो केवल वही अध्ययन तक तुलनात्मक शासन संबंधित है। औपचारिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं? फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जिनके बिना कोई सरकार कार्य कर ही नहीं सकती। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि सरकार, गवर्नमेंट एक जो वर्ड है वो अपने आप में क्या उसका मीनिंग है कि गवर्नमेंट के मायने ही यही हैं कि जहां पर 3 पार्ट्स होने ज़रूरी हैं। एक गवर्नमेंट वहाँ पर हम कहेंगे जहाँ पर कि 3 पार्ट्स होंगे, और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? कार्यपालिका नंबर 1, नंबर 2 व्यवस्थापिका और नंबर 3 कार्यपालिका। अगर जहाँ पर ये तीनों चीज़ होंगी, तीनों अंग होंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कार्य कर रही है। द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, इन तीनों अंगों का, और इन्हीं को ही कहा गया है औपचारिक संस्थाएं। और इन्हीं का ही कंपैरेटिव स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? तुलनात्मक शासन के अंतर्गत करते हैं। जबकि तुलनात्मक राजनीति में 4th पॉइंट है कि तुलनात्मक राजनीति में सरकारों व संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन होने के साथ साथ उन प्रभावों व प्रक्रियाओं का भी अध्ययन शामिल है जिससे सरकारों का व्यवहार निर्धारित होता है। मतलब केवल संविधानों का ही हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ साथ हम कर रहे हैं उन प्रक्रियाओं का उन प्रभावों का भी अध्ययन कर रहे हैं जिनसे कि उनकी कार्यशैली प्रभावित हो रही है, उनका काम करने का तरीका, उनके एक सरकार के दूसरे सरकार के साथ कार्य करने का कंपैरिजन, कार्यशैली का कंपैरिजन, उन प्रभावों का कंपैरिजन जिसके जो उनके जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, उनके काम करने का तरीका है, वो एक सरकार दूसरी सरकार को प्रभावित कर रही है, एक देश के निर्णय दूसरे देश के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। तो उन सब का व्यवहार भी सम्मिलित होता है आपका तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। तो ये आपका तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के बीच अंतर है। थैंक यू।